उन्होंने मुझे ये कहा था वृंदावनलाल शर्मा सर ने और मेहदी हसन जी ने कि 1 महीने के अंदर आपका आदेश आ जाएगा। मैं उसमें 1 महीने का इंतजार आज तक कर रहा हूँ और लगातार पत्राचार कर रहा हूँ। बस एक चीज़ मैं नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं करूँगा, वो मैं रिश्वत नहीं दूँगा। मैं बाबा साहब की मानक संतान हूँ या मैं सच्चा भारतीय हूँ या मैं सच्चा देशभक्त हूँ, मैं रिश्वत नहीं दूँगा। लोग हैं जो सीधे साधे लोग हैं, उनको क्या न्याय मिलता होगा? क्या मुझे लेटर लिखना नहीं आता? क्या मुझे एप्लीकेशन लिखना नहीं आता? क्या मुझे प्रार्थना पत्र लिखना नहीं आता? और अगर लिखना नहीं आता तो मैं सेवा में कर क्या रहा हूँ? मुझे टर्मिनेट करिए। जिस प्रोफेसर को प्रार्थना पत्र लिखना नहीं आता है उसको टर्मिनेट करिए ना। पूछना चाह रहा हूँ कि मैं 2011 से जो पत्राचार कर रहा हूँ इसमें जिक्र 2020 का है, तो 2019 तक जो मैं लेटर भेजे हैं उनका क्या हुआ? उससे पहले पत्राचार क्यों नहीं किया गया? उससे पहले मेरा प्रस्ताव बना के क्यों नहीं भेजा गया? उसी आधार पर मैं विनम्रता पूर्वक ये कह रहा हूँ कि डॉक्टर सुबेदार प्रसाद जी का, हेमलता जी का, डॉक्टर दीनदयाल जी का, डॉक्टर नीलम कुमारी जी का, डॉक्टर अमरनाथ जी का कैसे लेटर जारी होगा? कोई फर्जीवाड़ा नहीं है। जो हमारे साथ में जो बैठे हुए हैं ये कहीं फर्जी नहीं है। ये वो उनका दर्द बोल रहा है कि जब सबका हो सकता है तो मेरे साथ में भेदभाव क्यों हो रहा है। ये सरकार से ये प्रश्न है, शिक्षा निदेशक से ये प्रश्न है कि इनके साथ में भेदभाव क्यों हो। नमस्कार साथियों, मैं संतोष कुमार अम्बेश नई दिल्ली से चल करके आज हम पहुंचे हैं हाथरस और हमारे साथ में हैं डॉक्टर विष्णुकांत जी जो वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जलेसर डिग्री कॉलेज में। पूर्व में 2002 से 2011 तक इंग्लिश के लेक्चरर इंटर कॉलेज प्रवक्ता वाराणसी में रहे हैं 2002 से और 2011 तक। और उस दौरान 2002 से 2011 तक पुरानी पेंशन के अधिकार भी थे कि उनको पुरानी पेंशन भी मिल रही थी। अभी क्या है मामला, अभी हम उनसे ही मिलकर हम बात करते हैं कि अब पेंशन उनकी क्यों रुकी है, सरकार से जो मांगे कर रहे हैं अभी तक पूरी हुई है कि नहीं हुई है। आइए हम मिलवाते हैं डॉक्टर विष्णुकांत जी से। नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय आपके सभी दर्शकों को और आपको बहुत बहुत साधुवाद कि एक ईमानदार शिक्षक की पीड़ा या उसके दर्द को समझने के लिए आपने अपना कीमती समय दिया। मैं डॉक्टर विष्णुकांत असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ गवर्नमेंट पीजी कॉलेज जलेसर डिस्ट्रिक्ट एटा उत्तर प्रदेश में। और मैं अपने भाई बहनों को और आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये मेरी उत्तर प्रदेश सरकार में 5वीं नौकरी है, 5वीं सर्विस है। अप्रत्यक्ष रूप से मेरी एक महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुआ था लेकिन मैंने वो ज्वाइन नहीं किया, तो इसलिए प्रत्यक्ष ये 4थी है, वैसे ये 5वीं है। और मम्मी पापा से, भाई बहनों से, गुरुजनों से, सभी शिक्षकों से एक सीख मिली थी, ईमानदार रहिए, नैतिक रहिए, सच्चरित्र रहिए और ये सब होने के बावजूद आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। तो शिक्षा के माध्यम से मम्मी पापा के आशीर्वाद से नौकरी मिली। पहली मेरी पोस्टिंग 14 मार्च 2002 को हुई और मैंने वहाँ से 26 जनवरी 2011 को रिजाइन किया। इस बीच मैंने हाथरस में ट्रांसफ़र के लिए बहुत प्रयास किए, पर मैं ईमानदार हूँ, मैं दलित हूँ, तो मेरा ट्रांसफ़र नहीं हो पाया। फिर परिस्थिति ऐसी बनी कि मुझे वो नौकरी छोड़नी पड़ी। नौकरी छोड़नी पड़ी का जो मैं दर्द बोल रहा हूँ वो ये है कि अगर मेरा इंटर कॉलेज में ट्रांसफ़र हो गया होता तो मैं इस समय किसी इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल होता और मेरा वेतन लगभग 1,50,000 से ऊपर होता। मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ज्वाइन किया और मेरी वेतन संरक्षण नहीं होने के कारण मेरी तनख्वाह भी कम हो गई। मैं पुरानी पेंशन योजना में था, मेरी पुरानी पेंशन नहीं मिल रही है। और मैं 21 सितंबर 2011 से लगातार उच्च शिक्षा निदेशालय प्रयागराज, पूर्व में इलाहाबाद को लगातार पत्राचार कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सुनवाई न होने के कारण या तो अज्ञात हैं और जो मेरी समझ में आ रही है वो ये है मेरी ईमानदारी और मेरा दलित होना या मेरा बहुजन होना या मेरा अनुसूचित जाति होना। तो आपको रिश्वत को छोड़ करके मैंने सारे काम किए हैं, मैंने रिश्वत नहीं दिया, इस वजह से वो मेरी पुरानी पेंशन का आदेश जारी नहीं कर रहे। आपको क्यों लगा कि आप दलित हैं? आप अभी आपने अपने वक्तव्य में बताया कि मैं ऐसी कास्ट से मैं बिलोंग करता हूँ और वो भी ऊपर से मैं दलित भी हूँ और आप 2011 से लेकर के अभी तक अथक प्रयास कर रहे हैं और आपके बातों को सुना नहीं जा रहा। आपके पास कोई साक्ष्य है ऐसा? मेरे पास एक साक्ष्य नहीं है सर, बहुत सारे साक्ष्य हैं, क्योंकि बिना साक्ष्य और बिना गवर्नमेंट के आदेश या जीओ के तो हम कोई बात कर नहीं सकते। उत्तर प्रदेश सरकार का ये हमारे पास आदेश है और ये अनूप मिश्र प्रमुख सचिव वित्त उत्तर प्रदेश शासन, ये 16 सितंबर 2010 का आदेश है जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति जो किसी सरकारी सेवा में है, किसी सरकारी माने किसी भी सरकारी सेवा में है और वो 1 अप्रैल 2005 से पहले कहीं सेवारत था और 1 अप्रैल 2005 के बाद अगर वो किसी दूसरी नियुक्ति में जाते हैं, नियमानुसार त्याग पत्र देते हैं, एनओसी लेकर के जाते हैं तो उनको पुरानी पेंशन में माना जाएगा। और मैं इसी
आदेश के आधार पर लगातार प्रयास कर रहा हूं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेरा एक दर्द ये भी है कि वहाँ इंटर कॉलेज में जब मैं लेक्चरर था, मैं उस इंटर कॉलेज का नाम बता दूं, श्री कमलाकर चौबे आदर्श सेवा विद्यालय ईश्वर गंगी वाराणसी में। वहाँ मुझे बेसिक वेतनमान जो मेरा था 16,270 था, और डिग्री कॉलेज में आने के बाद मेरा जो वेतन बन रहा है वो 15,600 से बन रहा है। तो प्रत्यक्ष ही मुझे नुकसान हो रहा है। 1,000 जबकि सरकार का नियम ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर एक सेवा से बड़ी सेवा में जाता है तो उसका वेतनमान कम नहीं हो सकता। अब तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का वर्डिक्ट भी आ गया, लेकिन उसके बावजूद उसका कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। और कारण जो मुझे समझ में आ रहा है, या तो वो अज्ञात है, या फिर मेरा ईमानदार होना, और दूसरे नंबर पर मेरा अनुसूचित जाति का होना। और एक प्रमाण ये नहीं है, सिर्फ अकेला एक प्रमाण नहीं है। अच्छा। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे प्रमाण हैं जो समय समय पर उत्तर प्रदेश शासन ने दिए हैं, लेकिन उसमें ना मुझे वेतन संरक्षण दिया जा रहा है। मैं साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि 14 मार्च 2002 से 26 जनवरी 2011 तक मैं इंटर कॉलेज में था, और 27 जनवरी को मैंने डिग्री कॉलेज ज्वाइन कर लिया। तो मेरा एक भी दिन का गैप नहीं है। उसके बावजूद भी जुलाई महीने में जो वेतन वृद्धि मुझे मिलनी चाहिए वो भी नहीं दी जा रही है। उसके लिए भी मैं पत्राचार कर रहा हूँ। जब कोई गैप ही नहीं है तो मुझे वो मिलना चाहिए, वो नहीं दे रहे हैं, उसके लिए मैं पत्राचार कर रहा हूँ। साथ में मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि जब कोई सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर होता है या पीसीएस से आईएएस होता है तो उसकी तनख्वाह बढ़ती है, मेरी तनख्वाह कम हो गई। उसका दर्द कौन मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। हाँ, बस एक चीज मैं नहीं कर रहा हूँ कि मैं बेईमानी नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को रिश्वत नहीं दे रहा हूँ, इस वजह से मेरा काम नहीं किया जा रहा है। आपके साथ के जो और भी लोग रहे होंगे, क्या उनकी पदोन्नतियां हुई हैं, या वो पुरानी जो पेंशन की आप बात कर रहे हैं, क्या उनको मिल रही है? देखिए, हंसी भी आती है और दुख भी होता है। विडम्बना ये है कि मेरे ही इंटर कॉलेज में मेरे साथी डॉक्टर सूबेदार प्रसाद जी केमिस्ट्री में थे, अच्छा। और मैं इंग्लिश में था, और हम लोगों ने लगभग एक साथ रिजाइन किया। यानी एक साथ हम लोगों ने अपनी फॉर्म भरे थे, दोनों का सिलेक्शन हो गया। उनका रिजल्ट मुझसे पहले आ गया, उन्होंने पहले रिजाइन कर दिया। मेरा रिजल्ट बाद में आया, मैंने बाद में रिजाइन किया, और हम दोनों ने साथ साथ सेवाएं छोड़ी। उनको पुरानी पेंशन का आदेश मिल चुका है। अच्छा। और एक आश्चर्य की बात मैं बताना चाहूंगा कि एक सेमिनार में हम लखनऊ मिले, बहुत दिन बाद तो मुलाकात हुई। मैंने उनको बताया कि भाई हमें पुरानी पेंशन मिलेगी। बोले सर मेरी जानकारी में है नहीं। तो मैंने वो आदेश उनको दिया। उस आदेश के आधार पर उनको 2017 में आदेश मिल गया, उनको पुरानी पेंशन मिल रही है। और मैं 2011 से कंटिन्यूसली पत्राचार कर रहा हूँ, मुझे आदेश आज तक जारी नहीं हुआ है। और उसका प्रमाण मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, उनके आदेश की प्रति। ये डॉक्टर सूबेदार प्रसाद जी का आदेश है, इस पे डेट पड़ी हुई है। उनका आदेश हुआ है 5/9/2017 को। अच्छा। और स्पष्ट लिखा हुआ है, डॉक्टर सूबेदार प्रसाद जी उसी पेंशन योजना से आच्छादित माने जाएंगे जिस पेंशन योजना से वे 1 अप्रैल 2005 के पूर्व आच्छादित थे, और उसी योजना में मैं हूँ, वो मेरे जूनियर थे। अच्छा। उनको पुरानी पेंशन का आदेश जारी हो गया, अज्ञात कारणों से मुझे नहीं हो रहा, तो मैं क्या समझूं इसको? अगर ये ईमानदारी की बात है तो मुझे क्यों नहीं जारी हुआ? मान लीजिए कि मेरे किसी प्रार्थना पत्र में या मेरी रिक्वेस्ट में कहीं कोई गलती है, तो मुझे आज तक गलती क्यों नहीं बताई गई? वो डॉक्यूमेंट्स मेरे से मांगे। जबकि मैं 3 बार उच्च शिक्षा निदेशालय भी जा चुका हूँ। एक बार 2012 में गया था, उसके बाद मैं दूसरी बार गया हूँ 10 जुलाई 2019 में। तब वहाँ पे डॉक्टर BL शर्मा जी हैं, उन्होंने 5 मिनट में उस डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दिए थे मेरे प्रार्थना पत्र पर, और लिख दिया था और कहा था इसको मेहदी हसन जी को जाकर दे दीजिए। अच्छा। मेहदी हसन जी से जाके जब मैं मिला तो उन्होंने बड़े आश्चर्य से ऐसे मेरे साथ व्यवहार किया कि उनसे बड़ा शुभचिंतक और उनसे बड़ा भाईचारा वाला तो कोई पूरे इंडिया में मिलेगा नहीं मुझे। उन्होंने कहा सर आपके साथ बहुत अन्याय हो रहा है, और आपका पता नहीं क्यों नहीं हुआ। मैंने तो बहुत सारे लेटर टाइप कर दिए, आपका क्यों नहीं हुआ? अब आपका हो जाएगा। लेकिन आज तक कोई लेटर जारी नहीं हुआ। उस बात को कितने साल हो गए? उस बात को भी 4 साल हो गए। मैं बता रहा हूँ, वो एग्जैक्ट डेट 10 जुलाई 2019 की बात है, आज 23 हो गई। 23 हो गई। और उसके बाद मैंने वृंदावन लाल शर्मा सर जो हैं उनको कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कभी मेरा फोन उठाया नहीं। और उन्होंने मुझे ये कहा था, वृंदावन लाल शर्मा सर ने और मेहदी हसन जी ने, कि 1 महीने के अंदर आपका आदेश आ जाएगा। मैं उसमें 1 महीने के अंदर आज तक कर रहा हूँ और लगातार पत्राचार कर रहा हूँ। बस एक चीज मैं नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं करूँगा, वो मैं रिश्वत नहीं दूंगा। मैं बाबा साहब की मानक संतान हूँ, या मैं सच्चा भारतीय हूँ, या मैं सच्चा देशभक्त हूँ, मैं रिश्वत नहीं दूंगा। और मैं सही काम के लिए रिश्वत क्यों दूं? अगर मान लीजिए कोई गलत काम होता तो एक बार को मैं सोचता भी, लेकिन मैं सही काम को सही कराने के लिए रिश्वत क्यों दूं? या फिर मेरे साथ जातिगत भेदभाव हो रहा है, केवल मैं अनुसूचित जाति का हूं इसलिए मेरे साथ काम नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पर एक चीज और आपकी जानकारी में जानना चाहूँगा। जो आप बता रहे कि जो पुरानी पेंशन उनको लागू हो चुकी है, वो कौन है? वो इस समय है मुरली मनोहर टाउन
जो बलिया में डिग्री कॉलेज है उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री हैं डॉक्टर सूबेदार प्रसाद जी, एक डॉक्टर सूबेदार प्रसाद जी हैं, एक डॉक्टर अमरनाथ जी हैं जो देवरिया में बाबा राघव दास पीजी कॉलेज में हैं, उनको भी जारी हो चुका पुरानी पेंशन का आदेश। एक डॉक्टर हेमलता शर्मा है जो गवर्नमेंट कॉलेज में यानी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज टप्पल में, उनको भी आदेश जारी हो चुका है। एक राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय माठ मथुरा में वाइफ एंड हस्बैंड है डॉक्टर दीनदयाल जी और उनकी पत्नी श्रीमती नीलम रेखा जी, उनको भी नीलम कुमारी जी, उनको भी आदेश जारी हो गया है। और सूचना के अधिकार के अधिनियम के तहत मैंने टप्पल से मांगी है 4 लोगों को और जारी हो चुका है, लेकिन मुझे जारी नहीं हो रहा है। तो मैं कारण जानना चाहता हूँ क्यों नहीं हो रहा है। क्या मैं भारत का नागरिक होने के नाते, एक प्रोफेसर होने के नाते मेरा ये हक नहीं है कि मुझे भी मेरे अधिकार मिले? और नहीं है तो मुझे बताया जाए किस कारण से नहीं, किस कारण से उनको लेटर जारी हो गया या आदेश जारी हो गया या उनका हित किया गया और मेरा अहित क्यों किया जा रहा है। कितनी बड़ी विडंबना है कि मैं एक प्रोफेसर हूँ। अगर प्रोफेसर को इस देश में न्याय नहीं मिल रहा है 12 साल से, तो जो प्रोफेसर नहीं है, जो अशिक्षित लोग हैं, जो सीधे साधे लोग हैं, उनको क्या न्याय मिलता होगा? क्या मुझे लेटर लिखना नहीं आता? क्या मुझे एप्लीकेशन लिखना नहीं आता? क्या मुझे प्रार्थना पत्र लिखना नहीं आता? और अगर लिखना नहीं आता तो मैं सेवा में कर क्या रहा हूँ? मुझे टर्मिनेट करिए। जिस प्रोफेसर को प्रार्थना पत्र लिखना नहीं आता है उसको टर्मिनेट करिए ना। मैं तो कह रहा हूँ सीबीआई से जांच कराओ, ईडी से जांच कराओ, वो जो लोग बैठे हुए हैं उनकी कितनी तनख्वाह है, कितनी आय है और क्या क्या वो कर रहे हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। और 12 साल तक कोई लेटर जारी नहीं हो रहा है। कैसी विडंबना है, कैसा देश है, किस देश में रह रहे हैं हम? सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि मैं एक प्रोफेसर हूं, मैं बोल करके अपनी बात कह सकता हूं, मैं लिखित में अपनी बात कह सकता हूं, मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता हूं, लेकिन ये मुझे डिप्रेशन क्यों दिया जा रहा है? ये मुझे हतोत्साहित क्यों किया जा रहा है? केवल इसलिए कि मैं ईमानदार हूं, केवल इसलिए कि मैं नैतिक हूं, केवल इसलिए कि मैं चरित्रवान हूं, केवल इसलिए कि मैं रिश्वत नहीं दे रहा हूं। नहीं, क्या आपके सामने कुछ ऐसी चीजें पेश की गई या इशारों में कोई ऐसी बातें हुई हैं कि जो रिश्वत की लगती हों? सर 12 साल तक कोई लेटर जारी न होना ये किस चीज का प्रमाण है? मैंने 2011 में लिखे लेटर, मैंने 2012 में लिखे, 13 में लिखे, 14 में लिखे, 15 में लिखे, 16 में लिखे, 17 में नहीं लिखा, 18 में लिखे, 19 में लिखे, 20 में लिखे, 21 में लिखे, 22 में लिखा, 23 में 3 लेटर लिख चुका हूँ अब तक। क्योंकि तरफ से कोई ऐसा कोई लेटर प्राप्त होने का कोई लेटर आया नहीं? ये देखिए आप और आपके दर्शकों को मैं बता दूं, 23 जनवरी 2023 का एक लेटर शिक्षा निदेशालय उच्च शिक्षा से आया है मेरी प्राचार्य के नाम, जिसमें ये लिखा गया है कि डॉक्टर विष्णुकांत जी के पुरानी पेंशन का आदेश इसलिए जारी नहीं किया जा रहा है क्योंकि हमें उच्च शिक्षा निदेशालय से कोई लेटर प्राप्त नहीं हुआ है। मेरा विनम्र सवाल ये है कि ये लेटर मुझे 23 जनवरी 2023 को जारी किया गया है। मैं तो पत्राचार 2011 से कर रहा हूँ और इसमें वो जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने मेरा एक लेटर 10/11/2020 जिसकी छायाप्रति मुझे भेजी गई है 10/2020 को भेजा है सचिवालय। तो क्या मैं अगर एक शेड्यूल कास्ट न होता या डॉक्टर BL शर्मा जी का भाई होता या उनकी जाति का होता तब भी वो 3 साल तक मामले को लटकाए रहते? कम से कम मुझे ये तो बताते कि आपके लेटर में ये कमी है या ये पत्र नहीं लगा हुआ है या ये डॉक्यूमेंट्स नहीं लगा हुआ है। 2020 से 2023 में मुझे पत्र दिया जा रहा है कि हम इसलिए लेटर जारी नहीं कर रहे हैं। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैं 2011 से जो पत्राचार कर रहा हूँ इसमें जिक्र 2020 का है, तो 2019 तक जो मैंने लेटर भेजे हैं उनका क्या हुआ? उससे पहले पत्रजात क्यों नहीं किया गया? उससे पहले मेरा प्रस्ताव बना के क्यों नहीं भेजा गया? उसी आधार पर मैं विनम्रता पूर्वक ये कह रहा हूँ कि डॉक्टर सूबेदार प्रसाद जी का, हेमलता जी का, डॉक्टर दीनदयाल जी का, डॉक्टर नीलम कुमारी जी का, डॉक्टर अमरनाथ जी का कैसे लेटर जारी हो गए? कैसे उनके आदेश जारी हो गए? इसमें आप दोषी किसको मानते हैं? जो मेन जो दोषी आपके नज़रों में है कि आपका लेटर आप पर दबाया गया है, सिर्फ 1-2 लेटर का ही जिक्र किया गया है जिसमें कि ये साक्ष्य है एप्लीकेशन में, और उससे पहले का लेटर आपका जो है वो उनको प्राप्त नहीं हुआ है। इसके पीछे कौन लोग ऐसा काम कर रहे हैं और दोषी कौन लोग? आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे मुंह से वो चीज़ निकलवाना चाह रहे हैं जो मैं थोड़ा संकोच करूंगा, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है। उच्च शिक्षा निदेशालय किस लिए है? शिक्षकों की समस्याओं को दूर करने के लिए। हम किसको प्रार्थना पत्र भेजेंगे या भेजना चाहिए? उच्च शिक्षा निदेशक को। अब उच्च शिक्षा निदेशक उसे किस पटल पर किस अधिकारी को देते हैं ये तो मेरे कार्यक्षेत्र में नहीं है। उन्होंने या तो संयुक्त शिक्षा निदेशक को दिया होगा या उप निदेशक को दिया होगा या सहायक निदेशक को दिया होगा। तो ये पटल बांटे हुए हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछना चाह रहा हूँ, वो जिस अधिकारी को उन्होंने मार्क किया उन्होंने अपने कर्तव्य का क्या निर्वहन किया? पहली बात। दूसरी बात ये, अगर मेरे किसी प्रार्थना पत्र में कोई कमी थी तो मुझे बताया क्यों नहीं गया? क्या मैं खालिस्तानी हूँ? क्या मैं आतंकवादी हूँ? क्या मैं भारत का सभ्य नागरिक नहीं हूँ? क्या मैं इनकम टैक्स पे नहीं करता हूँ? क्या मैं असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं हूँ? मेरे साथ ये भेदभाव क्यों? अगर मान लीजिए मेरे पत्राचार में, मेरी एप्लीकेशन में, मेरे प्रार्थना पत्र में कोई कमी है माने कोई कमी है, तो मुझे बताया क्यों नहीं जा रहा है?
अभी क्या 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 आपको नहीं लगता ये भ्रष्टाचार का कारण है? और 12 साल तक कोई पत्राचार नहीं होना, ये आपको भ्रष्टाचार नहीं लगता है? भ्रष्टाचार सिर्फ आर्थिक थोड़ा ही होता है, मानसिक भी होता है, शारीरिक भी होता है, सामाजिक भी होता है। ये सामाजिक भ्रष्टाचार नहीं है, ये मानसिक भ्रष्टाचार नहीं है कि एक प्रोफेसर जो लगातार केवल रिश्वत को न दे करके, मैंने ऐसा कौन सा काम नहीं किया, मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा, वहां से जवाब आया, लेकिन वो लेटर कहाँ भेज दिया गया? जिला विद्यालय निरीक्षक मैनपुरी के पास। मैंने माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, उस लेटर को कहाँ भेज दिया गया? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को। क्या ये लोग मेरी पुरानी पेंशन निर्धारित करेंगे? मैंने माननीय महामहिम राज्यपाल साहब को लेटर लिख के दो, वहां से कोई जवाब नहीं आया। मैंने जुलाई 2022 में महामहिम राष्ट्रपति जी को पत्र लिखा, वहां से जवाब आया। वहां से जवाब आया तो वो मुख्यमंत्री कार्यालय उत्तर प्रदेश को मिला। मुख्यमंत्री कार्यालय उत्तर प्रदेश में श्री कमलेश जी हैं अनुसचिव, उन्होंने वो पत्र भेज दिया माध्यमिक शिक्षा के सचिव को, जबकि मेरी जो पुरानी पेंशन निर्धारित होनी है वो उच्च शिक्षा से निर्धारित होनी है। तो ये किस तरह का आईएएस सिस्टम है, किस तरह का हमारे अधिकारी बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय से लेटर भेजा जाता है तो जिला विद्यालय निरीक्षक, क्या किसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर की वो भी पुरानी पेंशन कोई जिला विद्यालय निरीक्षक निर्धारित कर सकता है, आदेश जारी दे सकता है? ये मेरे पास प्रूफ है, आपको दिखा सकता हूं मैं। उसके बाद वहां मैंने आरटीआई डाली, पिछले साल मैंने आरटीआई डाली उच्च शिक्षा निदेशालय में ऑनलाइन, वहां से कोई रिस्पांस नहीं है। एक मुझे ऐसे व्यक्ति का नंबर दे दिया गया जो 9 महीने पहले रिटायर हो गए थे, और उन्होंने मुझे फोन पर बताया कि मैं तो कभी आरटीआई में रहा ही नहीं। उसकी मैंने कंप्लेंट की है उच्च शिक्षा उसमें जन सूचना में, आज तक कोई वहां से जवाब नहीं आया। तो ये पीड़ा है, ये भारत के प्रधानमंत्री, भारत के माननीय प्रधानमंत्री देश को विश्वगुरु बनाना चाहते हैं, और भारत का एक व्यक्ति जो एक प्रोफेसर है, जो एक ईमानदार प्रोफेसर है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। ये किस तरह की शिक्षा व्यवस्था है? उच्च शिक्षा व्यवस्था, उच्च शिक्षा में व्यवस्था, उच्च शिक्षा की व्यवस्था किस तरह की व्यवस्था है ये? मैं अपनी पीड़ा किससे कहूँ? प्रधानमंत्री से बड़ा कोई पद है? मुख्यमंत्री से बड़ा कोई पद है? महामहिम राज्यपाल से बड़ा कोई पद है? महामहिम राष्ट्रपति से बड़ा कोई पद है? सारे तो दरवाजे खटखटा लिए मैंने, केवल रिश्वत नहीं दिए। और मैं इस रिश्वत को इसलिए जोर दे रहा हूं कि मुझे 5 नौकरी इसलिए मिली है कि मैं अपनी योग्यता के आधार पर आया हूं, रिश्वत के आधार पर नहीं। अगर मुझे रिश्वत देकर नौकरी मिली होती तो कोई 5 बार रिश्वत नहीं देता है सर। क्या मेरी ईमानदारी मेरा दंड है? क्या मेरी नैतिकता मेरा दंड है? क्या मेरा चरित्र मेरा दंड है? ये दस्तावेज के साथ में ये प्रूफ है। एक टीचर, एक प्रोफेसर की ये पीड़ा है, जो लगभग सैकड़ों बच्चों को डेली मतलब पढ़ाता है, और डिग्रियां जो बच्चे प्राप्त करते हैं वो कहीं ना कहीं लगाते हैं वो डिग्री, और जो शिक्षा के जगत जो गुरु माने जाते हैं उनके साथ में ये भेदभाव। कहते हैं कि आज फिजिकली अटैचमेंट वो तो नहीं है, छुआछूत तो नहीं है, और आए दिन टिप्पणियों में भी आते रहते हैं कि आज वो देश बदल रहा है, परिवर्तन कर रहा है। परिवर्तन कैसे कर रहा है? इस प्रकार से परिवर्तन कर रहा है। छुआछूत ये नहीं होता कि टच करना ही छुआछूत होता है। अटैचमेंट कहीं से भी हो सकता है, आपके नौकरियों में हो सकता है, आपके प्रमोशन में हो सकता है, आपके शिक्षा में हो सकता है, आपके पढ़ाई में, आपकी लिखाई में। उस जरिए से इनडायरेक्टली आपके साथ में छुआछूत भेदभाव हो रहा है। और इसके जो साक्षात जो प्रमाण है, हमारे साथ में बैठे हुए डॉक्टर विष्णुकांत जी, इन्होंने उस दर्द को बयां किया है कि सन 2002 में जब बतौर ये प्रवक्ता इंटर कॉलेज में थे, उस समय पेंशन निर्धारित थी। 2011 में जब इन्होंने छोड़ी उस नौकरी को, नियमानुसार जब छोड़ी, जब रिजाइन किया, तो उनको वो पेंशन नहीं मिल रही है। जबकि इनके साथ में जितने भी टीचर्स थे उन्होंने भी नियमानुसार छोड़ा है, तो उनको बतौर 2017 से उनका लागू हो गया है। मगर ये कैसे दर्द है, कैसा पीड़ा, जो कि आज तक इतने सारे लेटर, ये जो प्रूफ है, ये मैं ऐसे नहीं बैठा हूँ, मैं प्रूफ के साथ में, मैं प्रमाणित के साथ में, मैं आवाज़ हाथ पे दिखा रहा हूँ। और इस चीज़ को मैं इसलिए बेखूबी से दिखा रहा हूँ, कोई फर्जीवाड़ा नहीं है। जो हमारे साथ में जो बैठे हुए हैं ये कहीं फर्जी नहीं है, ये वो उनका दर्द बोल रहा है कि जब सबका हो सकता है तो मेरे साथ में भेदभाव क्यों हो रहा है। ये सरकार से ये प्रश्न है, शिक्षा निदेशक से ये प्रश्न है, इनके साथ में भेदभाव क्यों? क्या इन रिश्वत देने में सक्षम नहीं है? हर प्रकार की जो पीड़ा है इनके साथ में, मानसिकता, जो सामाजिक मानसिकता, आर्थिक मानसिकता, जो चीज़ें हैं लागू होती हैं, वो क्या वो पूरा करने में सक्षम नहीं है, इसलिए क्योंकि वो ईमानदार है। एक ईमानदार टीचर के साथ में ऐसा भेदभाव हो रहा है।
तो अभी देश में जो इस प्रकार के जो प्रोफेसर्स होंगे, टीचर होंगे, उनके साथ में क्या हो रहा होगा, और उस वर्ग के साथ में जो SC ST वर्ग में आते हैं, OBC में आते हैं। मैं संतोष कुमार बेस, आप देख रहे थे आवाज़ भारत, और इस इस आवाज़ को यहाँ तक नहीं सीमित रहेगा, ये आगे तक शायद मेरी बात जाएगी। आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए, जितने भी हमारे दर्शक हैं, क्या न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, माननीय प्रिंसिपल सेक्रेटरी उच्च शिक्षा और माननीय निदेशक उच्च शिक्षा मेरे मामले का संज्ञान लें और मेरे साथ जो गलत हो रहा है, गलत करने वालों को न्यायिक प्रक्रिया में लाएं। उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार होना चाहिए जैसे मेरे साथ जबरन किया जा रहा है। मैं विनम्रतापूर्वक ये भी कहना चाहूँगा कि मैं अधिकार मांग रहा हूँ, जो आपने नियम बनाए हुए हैं उसके तहत। मैं कोई अलग से लकीर खींचने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे लिए नियम बनाए जाए। उत्तर प्रदेश सरकार के शासन है, शासन के आदेश हैं कि हमें पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए, मैं तो उनके तहत मांग रहा हूँ। और सबसे दुख की बात यह है कि एक प्रोफेसर को इतना सताया जा रहा है, शिक्षा में कोई व्यक्ति है उसको इतना सताया जा रहा है, तो बाकी विभागों की आप समीक्षा कर सकते हैं कि उनकी स्थिति क्या होगी। तो मेरा तो आप सभी दर्शकों से और आपसे भी और उच्च शिक्षा में बैठे हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से, माननीय शिक्षा मंत्री जी से, माननीय सचिव साहब से ये निवेदन है कि मेरी पीड़ा को समझें और उसको दूर करने की कोशिश करें। साथ ही जिस तरह से IASों की एक कैडर होता है CAT, उसी तरह से उच्च शिक्षा में भी एक कैडर बनाया जाए ताकि उनको न्याय मिलने के लिए वो कहीं अपनी शिकायत कर सकें। मैं आपको बड़े दुख के साथ ये भी बता रहा हूँ, इस पत्र के माध्यम से जो मेरे पास है, ये उच्च शिक्षा निदेशालय ने इस पत्र के माध्यम से 2020 में भेजा है सचिवालय से भी कोई आदेश नहीं आ रहा है। फिर इन्होंने 23 जनवरी 2023 को भेजा है, आज 12 अप्रैल हो गया। 12 अप्रैल तक भी आज सचिवालय से कोई पत्र ना आना, ये किस चीज़ की तरफ इंगित करता है? क्या ये ईमानदारी का है, या ये कर्तव्यपरायणता का है, क्या ये नैतिकता का है, क्या ये मूल्यों का उदाहरण है कि सचिवालय एक पत्र जारी नहीं कर रहा है? अगर मेरी प्रार्थना पत्र में कहीं कमी है तो सचिवालय से मुझे वो भी तो आना चाहिए कि आपने ये डॉक्यूमेंट नहीं लगाया है। तो केवल इसमें उच्च शिक्षा निदेशालय ही जिम्मेदार नहीं है, इसमें सचिवालय भी जिम्मेदार है, क्योंकि सचिवालय को ये लेटर भेजा गया सर जी 10/11/2020, 10 अक्टूबर 2020 से अभी तक उन्होंने कोई लेटर जारी नहीं किया। इसको भ्रष्टाचार ना कहूं तो क्या कहूं, इसे अपनी पीड़ा ना कहूं तो क्या कहूं, इसे जातिगत भेदभाव ना कहूं तो क्या कहूं। सचिवालय में तो रिश्वत नहीं चलती है, सचिवालय से क्यों नहीं लेटर जारी हो रहा है? तो आप मेरे इस दर्द को पहचानें, मेरी ईमानदारी, मेरा चरित्र, मेरी नैतिकता, मेरे मूल्यों को बचाने का प्रयास करें। और मैं आपके दर्शकों से ये निवेदन करना चाहूँगा, मैं भारत का सभ्य नागरिक हूँ, प्रोफेसर हूँ, मेरी पीड़ा को समझिए। मेरी आंखों में आंसू नहीं है, वरना मैं कितना रोता हूँ इसका आप अंदाजा लगा लीजिए। संविधान लागू है, देश में स्वतंत्रता लागू है, देश में लोकतंत्र लागू है, लेकिन मेरे लिए कहाँ है? बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूँ, मेरे लिए लोकतंत्र कहाँ है, मेरे लिए संविधान कहाँ है, मेरे लिए न्याय कहाँ है? तो बड़े प्रश्न के साथ में मैं संतोष कुमार बेस, आवाज़ भारत से, कि अब मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी और महामहिम राष्ट्रपति के सामने भी ये सारी चीज़ें पेश हो चुकी हैं। एक पीड़ा है, एक दर्द है। मेरे जितने भी दर्शक होंगे उस पीड़ा को देखते हुए, उस जो शिकायत है उसको मद्देनज़र रखते हुए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो न्याय मिलने में जो एक असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पीड़ा है, उन न्याय दिलाने में आप लोग सहयोग करें। हमारे प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी डबल इंजन की बात करते हैं। उस डबल इंजन में सबके साथ और सबके विश्वास में एक प्रोफेसर कहाँ है? सबसे बड़ी बात यह है कि जो कथनी और करनी है उसमें अंतर क्यों है? अगर एक प्रोफेसर की पीड़ा नहीं समझी जा रही है, अगर एक प्रोफेसर को न्याय मिलने में 12 साल लग रहे हैं, जो कि वाजिब है, तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबके विकास में की क्या स्थिति है, और डबल इंजन की सरकार में दलितों की क्या स्थिति है। मैं दलित इसलिए कह रहा हूँ कि वास्तविकता ये है कि मैं एक प्रोफेसर हूँ, मैं एक गुरु हूँ। भारत में गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर स्थान दिया गया, और मेरी स्थिति ये है कि मेरी पीड़ा को सुनने वाला कोई नहीं है। हाँ, अगर मैंने रिश्वत दी होती तो ये मेरा काम हो गया होता, ये मैं कह रहा हूँ। मैं यहाँ पर एक चीज़ और कोट करना चाहूँगा, और कहीं मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई न हो जाए, इसके लिए ये बात क्लियर करना बहुत जरूरी है कि मुझसे रिश्वत किसी ने मांगी नहीं है, लेकिन बिना रिश्वत के वो मेरा काम भी नहीं चल रहा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत साधुवाद। और मैं चाहूँगा कि आपके दर्शक और माननीय सरकार मेरे हित में आदेश जारी करें, मुझे न्याय दें। थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धाय। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।